Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing PT 360 economics lectures current related to current affairs. So let's start and we will see here bilateral netting. Bilateral netting का मतलब क्या होता है? What is bilateral netting? Bilateral netting is a agreement. एक ये समझौता है जो दो काउंटर पार्टीज को, जो एक दूसरे के विरोधी जो पक्ष होते हैं, उनको इसमें सक्षम करता है कि वो जो अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो क्लेम्स हैं, दावे हैं, जो फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जो अनुबंध हैं उनके, और जो दावे हैं या क्लेम्स हैं, उनको ईच एक दूसरे के खिलाफ उसको जो है वो समाप्त कर सके। और ये जो है एक एक सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करता है। जो काउंटर पार्टी जो होती है उनको उस पर जो बनता है ना, ड्यूज है, जो ड्यूज है काउंटर पार्टीज पर, तो उसके लिए सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशंस को ये निर्धारित करता है। और नेटिंग रेफर्स टू ऑफसेटिंग। जो नेटिंग होता है उसका मतलब होता है ऑफसेटिंग of all claims arising from dealing between two parties। दो पक्षों के बीच में डीलिंग की वजह से जो भी दावे उत्पन्न होते हैं, क्लेम्स उत्पन्न होते हैं, उनको ऑफसेट करना, उनका समाधान कर देना, ठीक है, नेटिंग कहलाता है। टू डिटरमाइन a net amount payable or receivable from the one party to other party। एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जो भी नेट, जो कुल जो है राशि का भुगतान करना होगा या दूसरी पार्टी को जो रिसीव करना होगा, उसका निर्धारण जो है ये बायलैटरल नेटिंग के तहत किया जाता है। मल्टीलेटरल नेटिंग एग्रीमेंट में क्या होता है फिर? मल्टीलेटरल नेटिंग एग्रीमेंट्स में जो काउंटर पार्टीज होती हैं उनको सेम वही जो क्लेम्स होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको ऑफसेट करना होता है, लेकिन वो जो है एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के माध्यम से करना होगा, ठीक है। और वो कहाँ पे करना होगा? एक क्लियरिंग हाउस अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसमें करना होगा, ठीक है। हाल ही में जो इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉस थे, वे बायलेटरल नेटिंग को परमिट नहीं करते थे, बायलेटरल नेटिंग को परमिशन नहीं देते थे, लेकिन however they did allow मल्टीलेटरल नेटिंग को वो परमिट करते थे, लेकिन बायलेटरल को नहीं करते थे। अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंडिया में बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 40% जो टोटल फाइनेंशियल या वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका 40% निर्मित करते हैं। 40% जो है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स से आता है, जबकि जो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटल 60% होता है। और जो नेटिंग है वो बहुत ही सामान्य है। एडवांस इकोनॉमी जो भी है, जो भी बेहतर इकोनॉमी है, उनमें ये नेटिंग जो है क्या है, कॉमन है। और जहाँ पे सेटलमेंट जो है नेट पोजीशन पर निर्भर करता है। जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, समझौते होते हैं वित्तीय, उनमें जो नेट पोजीशंस होते हैं उसके ऊपर जो है सेटलमेंट निर्भर करता है, और जबकि न कि जो है ग्रॉस पोजीशनिंग के आधार पर। जो ग्रॉस पोजीशनिंग होती है उसके आधार पर नहीं, बल्कि बायलेटरल जो मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं, उसके अरेंजमेंट्स हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। जो इसमें मेजर जुरिस्डिक्शन है, न्याय 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 क्षेत्र है जो, वो उसमें यूएस से यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया के पास जो है लीगल प्रोविजंस हैं। जो ये नेटिंग एग्रीमेंट्स हैं उसकी तहत, मतलब इसकी जगह जो है नेटिंग एग्रीमेंट्स की जगह पे लीगल प्रोविजंस हैं, बैंक के पास कानूनी या प्रावधान है ये जो सेटलमेंट्स हैं उनको करने के लिए। ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज क्या है? ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी एफएसबी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन हैव सपोर्टेड यूज ऑफ सच नेटिंग। जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन हो गया या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हो गया, ये जो है इस तरीके की नेटिंग को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के समाधान को सपोर्ट करते हैं। बायलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020। जो बायलैटरल नेटिंग्स ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020 है, वो एक जो है लीगल फ्रेमवर्क, जो बायलैटरल नेटिंग है, द्विपक्षीय नेटिंग है, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसमें जो है क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो भी क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका एक लीगल फ्रेमवर्क बायलैटरल नेटिंग में प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि ओवर काउंटर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स है।
जो कि ओवर काउंटर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक्ट प्रोवाइड्स, इस एक्ट में क्या प्रोवाइड कराया गया है, क्या दिया गया है, डेजिग्नेशन ऑफ एनी बायलैटरल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शंस और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, a qualified financial contract by government or any of the regulatory authorities, जो भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी एक क्यूएफसी या फिर जो है किसी भी रेगुलेटरी या विनियमन की जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया क्यूएफसी जो है इसके तहत आता है। या डिटर्मिनेशन ऑफ नेट अमाउंट पेएबल अंडर द क्लोज आउट नेटिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द नेटिंग एग्रीमेंट, जो नेट अमाउंट जो इसके अंदर जो कुल राशि भुगतान योग्य होती है जो क्लोज आउट नेटिंग के तहत, ठीक है, उसका भी नेटिंग एग्रीमेंट्स के तहत ही निर्धारण किया जाता है। इम्पोजिंग ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिशनर, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ जो है पावर्स की जो उनकी शक्तियां होती हैं उन पर कुछ लिमिटेशंस लगाना भी इसके तहत आता है। डेरिएटिव्स क्या है, दे आर डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी। डेरिएटिव्स जो है एक प्रतिभूति के रूप में माने जाते हैं कि एक प्रतिभूति है जिसका जो प्राइस होता है, जिसकी प्रतिभूति का प्राइस जो होता है वो नीचे दिए गए जो उसमें जो एसेट होती है, जो परिसंपत्ति होती है, उसकी प्राइस के द्वारा मतलब उसके प्राइस के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है जो डेरिएटिव्स होते हैं। जो कॉमन टाइप्स ऑफ डेरिएटिव्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, फ्यूचर डेरिएटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड डेरिएटिव्स होते हैं, वारंट और स्वैप टाइप के डेरिएटिव्स होते हैं। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या है, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध जो होते हैं जिनका व्यापार हुआ होता है उसको जो है ओवर काउंटर डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ये बायलैटरल नेगोशिएशन से होते हैं विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज, बिना किसी आदान प्रदान के ही जो है या फिर बिना किसी मध्यवर्ती के ये जो है होते हैं। क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, और ये जो है ऐसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को बताते हैं जिसमें दो क्वालिफाइड फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड विशेष जो योग्यता प्राप्त जो है फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट जिसमें होते हैं, और वहां पे कम से कम एक पार्टी जो होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जो उससे संबंधित प्राधिकरण के द्वारा जिसका विनियमन किया जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, IFSCA क्या होता है, ये जो है एक वर्ल्ड क्लास है, विश्व स्तरीय फिनटेक हब जो है IFSC में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब जो है गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर में डेवलप करने के लिए ले आया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और ये जो है फिनटेक इनिशिएटिव्स जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विस जो होती हैं जिसमें बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, सिक्योरिटी में, फंड मैनेजमेंट में जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनमें जो है ये फिनटेक मतलब सर्विस हब जो है इसमें स्थापित किया जाएगा। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि ये गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में IFSC जो है वहां पे लाया गया था ये। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूनिसिपल क्या होते हैं, नगर निगम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी को, और म्यूनिसिपल का मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे आर डेप्ट सिक्योरिटीज, ये जो है एक ऋण प्रतिभूतियां होते हैं जो सरकार के द्वारा या अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो जो एक किसी सिविक प्रोजेक्ट के लिए जिनको फंडिंग की जरूरत होती है उनके द्वारा ये किया जाता है। और ये जो है इश्यू भी किया जाता है, रिडीम की भी किया जाता है कुछ जो फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, निर्धारित निश्चित ब्याज दर पर ही इश्यू भी किया जाता है और रिडीम भी किया जाता है। और यहाँ दो प्रकार के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स दिए गए हैं। आपने यहाँ पे देखा कुछ सिविक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नागरिकों के लिए उपयोगी प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए या तो एक सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है ऋण सिक्योरिटी बॉन्ड्स जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जो है फिक्स रेट पर जारी किया जाता है। दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं ये, एक जनरल ऑब्लिगेशंस बॉन्ड
सॉरी, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स होते हैं, और ये इश्यू किए जाते हैं सिविक जो एमिनिटीज होती है, जो नागरिक सुविधाएं होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया, जल हो गया, सफाई होगी, गार्बेज डिस्पोजल हो गया, कचरा प्रबंधन हो गया, ठीक है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ये जारी किए जाते हैं। और ये किसी रेवेन्यू जो स्पेसिफाइड रेवेन्यू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रेवेन्यू से ये इनको सपोर्ट नहीं किया जाता। रेवेन्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं फिर? एक तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड हो गया, दूसरा रेवेन्यू बॉन्ड्स। रेवेन्यू बॉन्ड जो है किसी विशेष एक उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड टोल रोड का रोड बनाना है या टोल ब्रिज बनाना है, उसके लिए जारी किया जाता है। तो आपने जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स देखिए, जो कि एक सिविक एमिनिटीज जो होती है नागरिक समाज के लिए, जो सुविधाएं होती है वो जुटाने के लिए जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स जारी किया जाता है। और रेवेन्यू बॉन्ड्स किसके लिए जारी किया जाता है? जो होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या तो लाइक कोई बिल्डिंग बनानी है पब्लिक जो इंटरेस्ट में हो, या फिर टोल ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए जारी किया जाता है। और जो बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, पहली अर्बन लोकल बॉडी है जो जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी किया था इंडिया में 1997 में। सबसे पहले 1997 में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने वाली कौन सी यूनिट है? बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो सेबी गाइडलाइंस ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या है? सेबी के जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर गाइडलाइंस क्या है? A municipality or a corporate municipality entity to issue municipal bonds should meet certain conditions. वो ये वही जो अगर कोई अथॉरिटी जारी करती है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, तो उसको ये रिक्वायरमेंट्स, ये जो कंडीशंस है उनकी फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक अर्बन लोकल बॉडी शुड नॉट हैव नेगेटिव नेट वर्थ इन एनी 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब किसी भी 3 जो है लगातार के जो वित्तीय वर्ष है उसमें निगेटिव नेट वर्थ नहीं होना चाहिए। निगेटिव कुल जो है धन कुल जो है आय जो है नहीं होनी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज में। या जो कोई नॉन डिफॉल्टर ना हो, ठीक है, जिसने कभी कोई डेप्ट सिक्योरिटीज के रिपेमेंट में देरी किया हो, या डिफॉल्ट या नहीं कर पाई हो, ठीक है, या कोई बैंक से लोन लिया है या उसके लिए उसको उसको डिफॉल्ट उसमें डिफॉल्ट नहीं हुआ है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है उसको डिफॉल्ट नहीं किया है जो 365 दिनों में पिछले मतलब 1 सालों में, तो उनको जो है ये म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का अधिकार होगा। म्यूनिसिपैलिटीज नीड्स टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट। जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, टोटल प्रोजेक्ट होगा, उसका 20% जो है कौन कौन पे करेगा? म्यूनिसिपैलिटी को पे करना होगा। और भी कुछ अदर बॉन्ड्स हैं, वेरियस अदर बॉन्ड्स यहाँ पे देखते हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या है? ये जो है 3 पार्टी एग्रीमेंट्स जो है दैट लीगली बाइंड्स टुगेदर, जो है जो कानूनी रूप से एक साथ जुड़े होते हैं, 3 पार्टी एग्रीमेंट्स होते हैं। प्रिंसिपल हु परचेज बॉन्ड्स टू गारंटी क्वालिटी वर्क टू बी डन इन फ्यूचर, ठीक है, जो कि जो फ्यूचर बॉन्ड्स को खरीदेंगे, ठीक है, जो भी प्रिंस जो खरीदा जाएगा बॉन्ड्स को, ठीक है, उससे संबंधित कुछ सिद्धांत होंगे, और जो क्वालिटी वर्क का गारंटी देगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। ऑब्लिगी हु रिक्वायर्स प्रिंसिपल टू परचेज अ बॉन्ड। ऐसे जो ऑब्लिगीज जो कुछ प्रिंसिपल्स की जिनको जरूरत होगी एक बॉन्ड्स खरीदने के लिए, या जो पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस या मतलब होने वाली जो एक संभावित फाइनेंशियल लॉ हानि है उसको रोकने के लिए, ये श्योरिटी बॉन्ड्स में आते हैं। श्योरिटी कंपनी दैट इशू बॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल गारंटीज द प्रिंसिपल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? श्योरिटी बॉन्ड्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल गारंटी दैट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी completed according to the predefined and mutual terms। श्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फाइनेंशियल गारंटी देते हैं जो पहले से ही डिफाइन किए गए या आपसी टर्म्स पे जो है जिनको पूरा किया जाना होगा। अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है।
पी नोट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। दे आर ओवरसीज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब एक बॉन्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी निवेशक के लिए जरूरी होते हैं जब वो इंडिया में इंडियन प्रतिभूतियों में, इंडियन सिक्योरिटीज में बिना आरसीबी में अपने आप को रजिस्टर किए, ठीक है, निवेश करना चाहता है तो उसको उसकी जरूरत होती है, ठीक है। एंड ये एक रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई के द्वारा जारी किया जाता है। जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, तो आपने समझा यहाँ पे कि जो भी सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है और अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको पार्टिसिपेटरी नोट्स लेना पड़ेगा। ये एक तरीके से ओवरसीज डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड ये सेबी के द्वारा, जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनके लिए होता है कि वो इस पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ये जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई के द्वारा जारी किया जाता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट गेन्ड पॉपुलैरिटी एज इट अवॉइड्स फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्टरिंग एंड प्रोवाइड्स एनोमिटी, ठीक है। जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको लोकप्रियता कैसे मिली, क्योंकि ये जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो ये औपचारिकताएं हैं रजिस्टर करने की या फिर किसी भी तरीके की जो इससे समस्याएं होती है उनको अवॉइड करने के लिए, उनको निगलेक्ट मतलब हटाने के लिए, लाइक इजी बनाने के लिए उन इन्वेस्टर्स के लिए ये पी नोट्स जारी किए जाते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक जो है फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि जहां पे पैसे जुटाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसमें जो है एक किसी एक सोशल जो एंटर प्राइजेस होते हैं, जो कि जिसमें एक्सचेंज में जो जिनको दर्ज किया गया है, उनसे उनसे जो है जो ये इन्वेस्टर्स होंगे वो शेयर्स खरीदेंगे। इसमें इसमें ये सुविधा प्राप्त होती है। द सोशल एंटरप्राइजेस इंक्लूड्स अ रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस whose primary objective is to achieve a social objective, जिसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है एक सोशल किसी ऑब्जेक्टिव को, लाइक प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर या क्लीन एनर्जी, ठीक है, उसके लिए मतलब एक सोशल कॉज के लिए जो है ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जो इसमें जो भी यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं उससे जो रेवेन्यू गैदरिंग होती है, उसका काम क्या होता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसके क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक लक्ष्य को पूरा करना होता है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड क्लीन एनर्जी। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट एसएससी इन द वर्ल्ड हैं वो यूके, सिंगापुर, कनाडा, यूके, कनाडा, सॉरी यूएसए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और मॉरिशस में होते हैं। सेल कंपनीज क्या होती हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल कंपनी, सेल कंपनी ऐसी होती हैं जो कि बिना किसी सक्रिय व्यवसाय के या व्यवसाय के संचालन के जो है या फिर किसी उनके पास कोई परिसंपत्ति, महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के ही वो काम करती हैं। बिना इनके पास कोई वो व्यापार नहीं करती हैं, मतलब उनका एक्टिव बिजनेस नहीं होता है और ना ही कोई एसेट्स होता है इस तरीके का। और जो कुछ केसेस में इलीगल जो पर्पसेस हैं, बहुत सारी सेल कंपनीज को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इलीगल यानी कि कानूनी रूप से गलत जो है कुछ पर्पसेस के लिए भी बना के रखी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कि टैक्स इवेशन के लिए किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, कर वंचना से किया जाता है, यानी कि कर जितनी आय है उससे पे ना दे करके कम उस पे कर देना, कम आय दिखा करके कर देना, उसको टैक्स इवेशन बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ सिक्योरिंग ऑनरशिप, बेनामी प्रॉपर्टीज जिनका मतलब ये बेनामी से ही जैसे नाम, जिनका कोई ऑनर क्लियर नहीं होता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को लेकर के जो है ये इलीगल पर्पसेस के लिए सेल कंपनीज बनाई जाती हैं। और भारत में जो सेल कंपनीज हैं वो किसी भी लॉ में या एक्ट में या अधिनियम में इनको परिभाषित नहीं किया गया है कि ये क्या होंगी, कैसी होंगी।
और गवर्नमेंट ने स्पेशल ड्राइव्स इसके लिए कुछ लिया, ठीक है, और इनको पहचानने के लिए और इनको इन पर नजर रखने के लिए, ठीक है, जो कि नॉन फिलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेक्यूटिवली फॉर 2 years या मोर, जो भी ऐसी कंपनीज होंगी जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो लगातार 2 साल या उससे अधिक जमा नहीं करती हैं, तो उनको सेल कंपनीज के रूप में मान करके गवर्नमेंट उनकी निगरानी और जांच करेगी। और सेक्शन 248 जो कंपनी एक्स का है 2013 के अनुसार उस कंपनी को इसमें से हटा दिया जाएगा, सेल कंपनीज को बंद कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? It is the responsibility of corporation operating within society to contribute towards the economic, social, and environmental development that creates positive impact on society at large. तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इसलिए इसका ये होता है कि जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो भी कारोबारी होते हैं, उनकी समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। लाइक अगर मान लो कि उनको उनकी ये कंपनी है एक, ठीक है, उसमें इसमें ग्रोथ हो रहा है, ये सी इज ग्रोइंग, तो ऐसे जो ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या करती है कि जो उसको बैलेंस, जो उसको ग्रोथ में बेनिफिट होता है ना, वो उसको अगेन आगे के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर देती है। मतलब उसका ये सोशल जो इम्पैक्ट है वो कुछ ज्यादा नहीं पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसका। तो ये माना गया कि ये ग्रोथ तो है लेकिन क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं है। मतलब समाज में कोई इस प्रकार का चेंज, इस प्रकार का कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ये कहा गया कि इस ग्रोथ का फायदा सोसाइटी को भी पहुंचे, तो इसलिए कॉर्पोरेट्स को भी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो समाज को भी बदलने के लिए जो है खर्च करेंगे, लाइक समाज का कल्याण के भी काम करेंगे, लाइक इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के काम वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो यहाँ पे इन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें क्या होता है कि एवरी कंपनी, जो भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ है, ठीक है, या टर्नओवर 1000 करोड़ है, और या जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ है, अ, वो कम से कम अपने जो 2% इसका जो है इस उसके जो औसत कुल लाभ का 2% जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर का सामाजिक दायित्व जो होता है उस पर खर्च करेगी। 2% कुल जो लाभ है, टोटल प्रॉफिट है, उसका 2% जो है सीएसआर पे खर्च किया जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स में भी आता है, लेकिन वो दूसरा उसमें इश्यूज होते हैं, उसके कॉर्पोरेट एथिक्स की बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हैं, ये कुछ जो है सिस्टम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती है, प्रोसेसेस होती हैं, जिनके माध्यम से जो है एक कोई कंपनी या फर्म्स जो है कंट्रोल होती है या फिर निर्देशित होती है। और ये जो है suppliers of the capital of corporation, especially faceless, powerless, small investors, can assure themselves of getting fair treatment as stakeholders. तो ये इन सारी चीजों से डील करती है। एट कोर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस इज ब्रॉड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कि इस कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का कोर होता है, which oversees how management serves and protects long-term interest of all stakeholders of the company। जो इस बात को देखता है कि जो प्रबंधन है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस प्रकार से जो है जो कंपनी के हितधारक हैं सभी उनके हितों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। और इसमें जो कुछ कमिटीज जो है बनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म के लिए, उसमें आती है कुमार मंगला बिरला कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी, ठीक है, नारायण मूर्ति कमेटी और जे जे ईरानी कमेटी। ये कुछ कमिटीज हैं जो इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? 2016 में लाया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यह एक ऑनलाइन जो है मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का प्रोक्योरमेंट होता है,
मंत्रालयों या एजेंसियों के द्वारा। और ये जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, डीजीएस एंड डी, और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, मै मैती के द्वारा ये डेवलप किया गया था। पोंजी स्कीम क्या है? पोंजी, व्हाट इज पोंजी स्कीम? पोंजी जो है एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कैम है, ये फ्रॉड जो है, निवेश घोटाला है, जिसमें पूंजी इसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की बात की होगी, बहुत हाई रिटर्न्स मिलेगा और काफ़ी कम जो है खतरा होगा इन्वेस्टर्स को, ऐसा बात इसमें इसमें ऐसी बात करते हैं। और ये बहुत जल्दी इन्वेस्टर्स के लिए इसमें रिटर्न्स जनरेट हो जाता है। जो भी नया इन्वेस्टर्स इसको एक्वायर करता है उसके लिए बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट जनरेट हो जाता है। और ये दे रिलाई ऑन कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स to continue to provide returns on the old investment। ये जो नए नए इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए, नए नए इन्वेस्टर्स ये ढूंढते रहते हैं कि नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे तो जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको वो पे कर पाएंगे, पेमेंट उनको दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना, लेकिन ये फ्रॉड है। व्हेन दिस फ्लो रन्स आउट द स्कीम फॉल्स अपार्ट। और जब ये फ्लो बंद हो जाता है, यानी कि नए जो इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो जाते हैं, नए इन्वेस्टर्स मिल इन सॉरी इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो जाते हैं, तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये फ्लो जो है रुक जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो ये एक तरीके से फ्रॉड है। एंड पोंजी स्कीम्स में कभी आप भी मत फंसना। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है? व्हाट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? इट इज एनी फंड्स एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया व्हिच इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। जो प्राइवेटली जो है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को उठाया गया है, जो ये इंडिया में स्टेब्लिश किया गया है, और विच कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं उनसे फंड्स लेते हैं, वेदर इंडिया और फॉरेन, फॉर इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर बेनिफिट और इट्स इन्वेस्टर्स। इट इज कैटेगराइज्ड अंडर द सेबी रेगुलेशंस एज, इसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो होता है वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, और दूसरा एसएमई फंड्स होते हैं, तीसरा सोशल वेंचर फंड्स होते हैं, और सेकंड जो है रियल एस्टेट फंड्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, एंड फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, हेज फंड होते हैं, हेज फंड्स, एंड पीआईपीई फंड्स होते हैं थर्ड में। तो ये आप कैटेगरी जरूर देखें। ठीक है, एसबीआई रेगुलेशंस का। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? व्हाट इज ट्रेजरी बिल्स? दे आर शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट। हमने पहली क्लास में भी ये इस पे बात किया था कि शॉर्ट टर्म जो होते हैं अराउंड अप टू 364 डेज, यानी कि एक साल से कम मतलब होते हैं, एक साल तक के होते हैं। और जो गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो तरलता को बनाए रखने के लिए जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको फुलफिल करने के लिए ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के रूप में गवर्नमेंट इसको यूज करती है, ट्रेजरी बिल्स जारी किया जाता है। और ये अभी हाल में 91 182 600 364 डेज के होते हैं ट्रेजरी बिल्स, और ये गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं और ब्याज पर इनको भुगतान किया जाता है, और ये कुछ डिस्काउंटेड रेट पर जारी किए जाते हैं, एंड redeemed एट फेस वैल्यू ऑफ द मैच्योरिटी। और जब मैच्योर होते हैं तो इनकी जो फेस वैल्यू होती है उस पे आप इसको भुना सकते हैं। जबकि जो है ये प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कुशंस के से अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म कुशंस प्रदान करती है उससे ये अलग होते हैं। ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में को, और beside functioning as requirement of CRR SLR of the banking institutions, इससे अलग मतलब ये प्रोवाइड किया जाता है इनके द्वारा।
न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्या था कि आरबीआई अलाउज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन टीवीज इशूड बाय गवर्नमेंट। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो टीवीज में यानी कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सके। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ये एक जो है विपणन योग्य प्रतिभूति होती है, जो दैट ट्रैक्स अ स्टॉक इंडेक्स, ए कमोडिटी, बॉन्ड्स और ए बास्केट या असेट्स। ठीक है, जो स्टॉक इंडेक्स या फिर ये एक वस्तुओं, एक कमोडिटी, एक वस्तु या बॉन्ड्स या बास्केट, जो में परिसंपत्तियों का एक बास्केट होता है, उसको ट्रैक्स करते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड्स जो होता है। और इसके जो ट्रेडिंग वैल्यू होता है उसके कुल नेट एसेट वैल्यू, कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर होता है, जो 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 उन उन स्टॉक से आता है जो इसके अंदर होते हैं। एंड जो ये शेयर होल्डर्स को, इन शेयर होल्डर्स को जो ये आनुपातिक लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि अर्न्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पेड, जो ब्याज है और जो डिविडेंड है वो इनको चुकाया जाता है। इट में गेट अ रेजिडुअल वैल्यू इन केस फंड इज लिक्विडेटेड। एक रेजिडुअल यानी वैल्यू भी इनको प्राप्त होती है अगर जो फंड है वो उसको तरलता उसको प्रदान कर दी जाती है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड होते हैं, ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं इन ए वे दैट इज ट्रेडेड ऑन द पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। जो वो जो है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, ये नहीं किए जाते हैं। इट ओनरशिप कैन बी बॉट सोल्ड ट्रांसफर्ड इन सेम वेज एज स्टॉक्स। जैसे स्टॉक्स को बेचते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही इनको भी इनके साथ भी किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड्स के इधर जहाँ पे ट्रांजैक्शन केवल फंड मैनेजर के ही द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पे आप खुद से भी ये कर सकते हैं। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।